सीसीएन न्यूज़ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम हैं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उत्तरोड़ा में और यहाँ विज्ञान शिक्षिका हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ममता पुरोहित। और बातचीत करने का मौका ये है कि उनको अभी जो है साराभाई नेशनल टीचर्स अवार्ड उनको मिला हुआ है और हम उनसे बातचीत करेंगे किस फील्ड में उनको मिला है, कितना मायने उनके लिए ये अवार्ड रखता है। मैम, पहले तो आपका स्वागत है और आपको बधाइयाँ भी बहुत बहुत। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया अपने समक्ष अपनी बात रखने का। आपका बहुत धन्यवाद। जी मैडम, आपको अभी एक अवार्ड मिला हुआ है, कितना बड़ा ये अवार्ड है, कितना मायने आपके लिए जीवन में ये रखता है? जी सर, ये अवार्ड मेरी लाइफ में काफ़ी मायने रखता है। वैसे तो हर दिन मतलब हमको अवार्ड मिल सकते हैं एज ए टीचर्स। बच्चों की परफॉर्मेंस, बच्चों की एक स्माइल, वो सबसे बड़ा हमारे लिए अवार्ड होती है। बट बाहर से अगर कोई संस्था या फिर आपको नेशनल लेवल से सम्मानित किया जाता है एक रेप्यूटेड लोगों के बीच में, तो अच्छा लगता है सर, तब काफ़ी खुशी है मुझे। जी मैम, आपको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अगर आप बता सकें ये किस चीज़ के लिए आपको मिला है, कौन सा ऐसा आपने काम किया तो आपके काम को इतनी सराहना राष्ट्रीय स्तर पर मिली है, तो थोड़ा सा अगर आप बता सकें। सर, मैं शुरुआत करना चाहूँगी। एक दशक पहले मैं इस विद्यालय में आई बतौर विज्ञान शिक्षिका। मैंने यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया। तो ये अवार्ड मुझे तब से आज तक का एक सफ़र था विज्ञान के क्षेत्र में। तो प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन, उनमें प्रतिभाग करना, मतलब हमारे बच्चों ने ब्लॉक से फिर जनपद स्तर पर, फिर जनपद से स्टेट के लेवल तक बहुत सारी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया और अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो एक 10 सालों का एक प्रकार का एक ऐसी हिस्ट्री बन गई कि हर साल हमारे बच्चे विज्ञान कांग्रेस, विज्ञान महोत्सव में राज्य स्तर पर अच्छे से प्रतिभाग करते हैं। और इसके अलावा इंस्पायर अवार्ड में भी 2017 से शुरू हुआ, तब से प्रतिवर्ष 2, 3, 4, 5 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, हमारे प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुए। और इसके अलावा जैसे विज्ञान के और भी विज्ञान ड्रामा है, विज्ञान क्विज़ है, इन सभी विज्ञान की प्रतियोगिताओं में बच्चों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। उनके मार्गदर्शन के लिए मुझे इस तरह से सम्मानित किया गया। जी मैम, थोड़ा सा अपने बारे में आप बताइए कि आपने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ली और कहाँ तक आपने शिक्षा ग्रहण की है और फैमिली में कौन कौन लोग हैं, अपने फैमिली के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता सकें तो। ज़रूर सर, प्रारंभ करूँगी सर। मेरा जो मूल गाँव है वो जनपद चमोली के पिंडा नदी के किनारे तहसील थराली में सुनाऊ नाम का गांव है। मेरे पिताजी भी शिक्षक थे। इनफैक्ट मैं क्या कहूँ, शिक्षा की जो शुरुआत बताऊँ तो मेरे 3 पीढ़ियों से, मैं सबसे पहले मेरे दादाजी जिन्होंने जो एक बतौर शिक्षक के रूप में कार्य किया और बहुत सम्मानित शिक्षक के रूप में, मतलब हमारी जो कह सकते हैं कि मैंने दैहिक रूप में उन्हें देखा तो नहीं है, बट उनके मैंने किस्से आज भी सुने हैं। मेरे नाना जी वर्तमान में सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। नाम भी अगर बता दें तो। जी बिल्कुल, मेरे दादाजी का नाम शंकर दत्त पुरोहित और नाना जी मोहन प्रसाद पुरोहित। नाना जी अभी भी आज की डेट में अपना ज़्यादा टाइम पढ़ने पर ही व्यतीत करते हैं, उनको पढ़ाई का बड़ा शौक है। उसके बाद मेरे पापा, वो सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हैं और वो भी बहुत कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक हैं। तो शैक्षणिक माहौल हमारे घर में हमेशा से रहा। इसके अलावा परिवार में चाचा लोग और बुआएं, मामा जी, इनफैक्ट भाई भी मेरे अब तो शिक्षण कार्य कर रहे हैं। और बतौर मतलब जब 3 पीढ़ियों से घर में शिक्षक हैं तो एक शिक्षा का वातावरण हमेशा घर में रहा। मेरी जो स्कूलिंग है वो GGIC गोपेश्वर से हुई और BSc MSc की पूरी पढ़ाई PG कॉलेज गोपेश्वर से ही हुई। उसके बाद मैंने B.Ed DWT देहरादून से किया और फिर मैंने MPhil किया HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से। और MPhil के मेरे गाइड प्रोफेसर AR नौटियाल सर के साथ मैंने रिसर्च भी की। और तो मेरा PhD का भी प्रोग्राम जो है HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी के हाई ऑल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर से हुआ सर। ये तो मेरी शिक्षा दीक्षा थी। बाकी आपने पारिवारिक और भी जी प्रेजेंट टाइम पे तो मेरा विवाह सर देवल चौल हल्द्वानी निवासी कमलचंद पंत से हुआ। और अभी वर्तमान में मेरी 2 बेटियां हैं, एक 8 साल की, एक 3 साल की, और हस्बैंड मेरे टेलीकॉम इंजीनियर हैं, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर हैं। चलिए, कहने का कहा जाए कि मतलब आपके खून में एक शिक्षक बसा हुआ है तो आपको परिवार से ये वो चीज़ें मिली हैं। जी मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा था कि आप एक विज्ञान शिक्षिका के होने के नाते एक समाज में आपके भी एक दिमाग में ये रहता होगा कि समाज में वैज्ञानिकता का प्रचार प्रसार हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चों में हो, समाज में हो, तो क्या आप मानती हैं कैसे ये सब चीज़ें हो सकती, क्या किया जाना चाहिए इसके लिए? सर, वैज्ञानिक
तो हमारे अंदर होती ही है, क्योंकि बस एक अवलोकन की आवश्यकता है। मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट किसी चीज़ को मानती हूँ तो वो आप किस तरह से किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप छोटी छोटी, जैसे आप अभी मैं आपको दिखाऊंगी तो मेरे जैसे लैब में भी मैं बच्चों से कहती हूँ कि कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको अपने स्तर से सोचें कि हम कैसे उसका समाधान कर सकते हैं। जैसे एक छोटी सी बात है कि हमारे परिसर में पेड़ हैं, अमरूद के पेड़ हैं। अब इनसे अमरूद कैसे तोड़ेंगे? पत्थर फेंकेंगे या डंडे से तोड़ेंगे तो वो फल चोटिल होगा। तो हम कुछ ऐसी युक्ति बनाएं जिससे हमारा फल भी ठीक रहे, और उसको मतलब पहले हमें समस्या को जानना है, अवलोकन करना है, तब एक थिंकिंग प्रोसेस को अपनी बढ़ाना है। छोटी छोटी चीज़ें, मतलब बड़ी आविष्कार नहीं, पर छोटी छोटी चीज़ों को हमें देखना है, और यहीं से हमारा विज्ञान शुरू होता है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक न जाने कितनी घटनाएं घटती हैं जिनमें को हम मतलब रोज़ ऑब्जर्व करें, फिर उसके बारे में चिंतन करें, और हमारे दिमाग में प्रश्न आए और उन प्रश्नों को हम किस तरह से हल करें, उसके लिए मतलब हम अपनी तार्किकता को भी सोचें, पूछें, देखें, अवलोकन करें। यही सब है सर। ये सब ऐसा अगर किया जाए, वो दृष्टिकोण पैदा किया जाए, तो मुझे लगता है कि विज्ञान तो चारों ओर फैला हुआ है। बिल्कुल सर। जी मैम, एक चीज़ ये रहती है कि बहुत लंबे समय से, कई सदियों से एक बहस चली आती है धर्म और विज्ञान में। एक वर्चस्व की जंग कहें या एक आपसी टकराव कहें तो वो रहती है। तो आप कैसे इसको देखती हैं? ये जंग ये रहती है कि धर्म कहता है कि हम बड़े हैं, या विज्ञान कहता है कि हम तार्किक तौर पर हम चीज़ों को आपको प्रेजेंट करते हैं तो हम ज़्यादा बेहतर हैं। तो आप कैसे देखती हैं इसको? सर, बतौर विज्ञान शिक्षिका मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि विज्ञान तो सर्वत्र है, और अगर चीज़ों को हम रिलेट करके देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे धार्मिकता में भी काफ़ी सारा विज्ञान छुपा हुआ है। तो उसमें बहस की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। अगर हम पौराणिक काल में चले जाएं, हम रामायण युग की बात कर लें, या फिर हम महाभारत काल की बात कर लें, तो हम जो कहते थे कि संजय ने महाभारत का लाइव टेलीकास्ट दिखा दिया, तो क्यों ना हम इस चीज़ पे बहस करने के बजाय यहाँ देखें कि वो कौन सी साइंस हो सकती है। आज भी नैनो पार्टिकल्स, गैमा पार्टिकल्स, कितने तरह की चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। गॉड पार्टिकल्स एक नया टर्म अभी अभी आया है। तो ये चिंतनशील अगर हों और हम अगर चीज़ों को गहराई से समझें तो इस तरह की जंग तो होनी ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि धर्म भी हमारा विज्ञान पर ही आधारित है। पुरानी चीज़ों में जो आप देखते हैं, जैसे पीपल के पेड़ में जल डालो कहते हैं, वो ये है कि पीपल सर्वाधिक आपको ऑक्सीजन देता है। इसका एक ये था सर, क्योंकि एक जो हमारा धर्म हमें बहुत सारे संदेश देते हैं। जैसे आपने बताया कि पीपल पर जल डालो, तो ये एक प्राकृतिक संरक्षण तो है ही। तो हम पेड़ों, वैज्ञानिकता छुपी हुई है, क्योंकि हमारे पुराने लोग भी इन चीज़ों को जानते थे, क्योंकि हमारी जो परंपराएं हैं उनका वैज्ञानिक आधार है। घरों में लिपाई पुताई की जाए, जैसे आप सामने देखना, हमारी परंपराओं का वैज्ञानिक आधार पीछे हमने बनाया है। तो गोबर की लिपाई पुताई की जाती थी, तो उसमें भी हमारे गोबर में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं कि जो आपके गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्ट्स को नहीं आने देते हैं, इंसेक्ट रिपल्सन का काम करता है। तो ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि अगर ढंग से हम स्टडी करें तो कहीं ना कहीं धार्मिक मान्यताओं का वैज्ञानिक आधार, ठोस आधार मिलता है। ठोस आधार रहता है। जैसे स्त्री का बिंदी लगाना, वो एक किस्म का एक्यूप्रेशर का काम करता है। बिल्कुल, प्रेशर का काम करता है। उसका जनेऊ धारण करना, चुटिया लगाना, वो सब चीज़ें किस्म से उसमें वैज्ञानिक। बिल्कुल, या शंख की ध्वनि उत्पन्न करना सुबह सुबह हम लोग, मान्यताएं हैं, बट इसका वैज्ञानिक आधार है, हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ें हैं सर। मैं ये जानना चाह रहा था कि अब आपने कोई एक इनाम मिला है, पिछले 10 साल से आप विज्ञान पर काम कर रही हैं, तो अभी प्रेजेंट टाइम में आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं ताकि इन फ्यूचर में कुछ और बेहतर किया जा सके? सर, वर्तमान में तो ऐसा, मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, और मैं आइडिया बहुत बड़े नहीं बनाती हूँ। इनफैक्ट छोटे छोटे टारगेट्स मेरे रखे हुए होते हैं कि नॉर्मल रूटीन के काम तो है ही। रूटीन के काम मीन्स जैसे ये बच्चों के लिए एक प्रदर्शनी वगैरह की तैयारी करना, इंस्पायर अवार्ड की, ये सब। इन चीज़ों के अलावा सर जो अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ध्यान उस पर भी लिखा जाए कि जो हमारी साइंस पढ़ाने में या समझने में थोड़ी मुश्किलें कहाँ पर आ रही हैं, उस पर कुछ आर्टिकल वगैरह हम लिखें और उस क्षेत्र में थोड़ा सा काम करने का प्रयास करें। मैम, आप कपकोट जैसे दूरस्थ क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो यहाँ के बच्चों में किस तरह की संभावना आपको लगती है, किस तरह का पोटेंशियल है, खासकर विज्ञान के क्षेत्र में, क्या आप मानती हैं? सर, ये बहुत मतलब मुझे कह के गर्व भी फील हो रहा है कि बच्चों में कोई कमी नहीं है।
प्रतिभाओं की कमी कहीं नहीं है। और इनफैक्ट मैं तो ये मानती हूँ कि इस तरह के क्षेत्रों में ज़्यादा प्रतिभाएं उभर करके आती हैं। ये बच्चे फिजिकली स्ट्रांग होते हैं और उसके अलावा चीज़ों को समझते हैं, बट उनको बस एक्सप्रेशन नहीं आता, उन पे शब्द नहीं है, वो यस थोड़ा सा उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल जरा कम होता है, इस वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बाकी नॉलेज और उस चीज़ की कोई कमी नहीं, क्योंकि मैं जब कभी कभी उनसे डिस्कस करती हूँ तो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम पर भी वो बहुत सारी ऐसी दवाइयों ऐसे पेड़ पौधों को जानते हैं। हाथ कट गया तो ये लगा लो, इनफैक्ट उसका नाम उनको नहीं पता, अपनी स्थानीय भाषा में वो लोग जानते हैं। तो मतलब लैंग्वेज का और थोड़ा एक्सप्रेशन का बैरियर रहता है, बाकी बच्चों में कोई कमी नहीं है सर। उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तो बहुत बेहतर कर सकते हैं। और बीच में शो करके भी दिखाया कि बहुत सारी प्रतियोगिता में यहाँ के बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया। बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। और इनफैक्ट मतलब अभी आपको मैं और भी कुछ चीज़ें दिखाती, तो बच्चों के दिमाग में जब आइडियाज़ आते हैं ना तो बड़े मज़ेदार होते हैं। अभी एक फ्रूट प्लकिंग मशीन सामने रखी है, वो मैंने फल तोड़ने के लिए बात करें, बहुत ऊपर है, कैसे करेंगे अब इस पे हम कुछ सोचेंगे। अभी एक कि हम लोग अभी गर्मियों में जब दिन में छुट्टी होती है तो बड़ी गर्म हो जाती है, और कैसे, क्योंकि दूर से आते हैं बच्चे, तो हम छाता तो है हमारे यहाँ, लेकिन कितना मज़ा आए इस छाते पे एक पंखा भी लगा हो और वो चले। तो ऐसा भी हम अभी एक प्रोजेक्ट थोड़ा बना रहे हैं कि सबसे मतलब मेन टास्क हमारे पास ये रहता है कि हमारे पास पैसों की कमी रहती है, क्योंकि फाइनेंशियली गार्जियंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो हम न्यू कन्वर्ट करना, फिर अल्प संसाधनों में हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा बढ़िया हो जाए, तो उस पर थोड़ा ध्यान रहता है सर जी। तो मैम फाइनली आप बच्चों से क्या अपील करेंगी ताकि समाज में वैज्ञानिकता का प्रसार हो, और अभिभावकों से भी आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगी ताकि और बेहतर कुछ किया जा सके? बच्चों से तो एक ही चीज़ें हैं कि वो जिज्ञासा को कभी ख़त्म ना करें, और अभिभावकों से भी यही अपील है कि वो जिज्ञासा को बनाए रखें, क्योंकि प्रश्न पूछना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। छोटा बच्चा जब होता है वो बहुत सारे प्रश्न पूछता है, और हम गार्जियंस क्या करते हैं कि शांत कर देते हैं। तो गार्जियनों से ये गुजारिश है कि आप उनको मोटिवेट करिए। आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं, उसके ऐसा मंच दे दीजिए, ऐसी जगह भेज दीजिए जहाँ उसे कुछ तो मिले। अदरवाइज हम उसे टोक करके फिर वो प्रश्न पूछना बंद कर देता है, और जहाँ प्रश्न पूछना बंद होता है वहाँ पर वो फिर प्रोग्रेस रुक जाती है। यस सर। थैंक यू मैम, हमसे बातचीत के लिए आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, आप आए, आपने मुझे अवसर दिया, थैंक यू सो मच जी। तो आप थी हमारे साथ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उतरौड़ा की विज्ञान शिक्षिका डॉक्टर ममता पुरोहित, जिन्होंने अभी एक पुरस्कार लेकर बागेश्वर को और कपकोट को, उतरौड़ा को गौरवान्वित किया है। और हम उम्मीद करते हैं उन्हें इस तरह से पुरस्कार मिलते रहें और बागेश्वर का भी नाम रोशन हो। और उनका स्पष्ट मानना है कि बच्चों को अभिभावक जो हैं उनके सवाल पूछने की जो प्रक्रिया है उसको समाप्त न करें, उनकी जिज्ञासा को शांत करने का अवसर उनको प्रदान करें, ताकि बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके। CCN न्यूज़ के लिए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उतरौड़ा से मैं सुरेश पांडे।